बेटा लास्ट क्लास में हमने स्टेला के नाम से एक क्वेश्चन ATX का पास पेपर का किया था जो कि सितंबर दिसंबर 15 में आया था। थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आज इस स्मॉल से लेक्चर में जो आप पेंशन का टॉपिक है इसको बेसिकली हम कंप्लीट कर लें। पेंशन के फौरन बाद एक इंतहाई छोटा सा टॉपिक आएगा NIC का, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन का, और फिर देन इंशाल्लाह एम्प्लॉयमेंट इनकम स्टार्ट हो जाएगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जी ATX के अंदर, छोटा सा है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वेरी इजी। स्प्रेडिंग एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए अगर हमें एक चीज तो बहुत अच्छे से पता है, एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करता है पेंशंस में, चाहे वो ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान हो या पर्सनल पेंशन प्लान हो, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करता है तो वो एम्प्लॉयर के लिए एक अलाउबल एक्सपेंस है, उसे एम्प्लॉयर बेसिकली क्या करेगा, अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट में से माइनस करेगा। सवाल ये, अगर एम्प्लॉयर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको लेके इन्होंने HMRC ने एक नया रूल निकाला है, where there is an increase in the level of employers contribution from one period to the next over 210%। अगर 210% से भी क्या हो, ज्यादा बेसिकली आपने क्या किया, कंट्रीब्यूट कर दिया ओवर 210%, तो रूल क्या है, HMRC requires the tax relief to be spread evenly over a number of years। वो evenly किस तरह से, spreading provision, first 110% is relief in the current year। से पहला 110% जो है करंट ईयर में से आप माइनस कर लें, करंट ईयर में रिलीफ ले लें। The excess is dealt as follows: excess over 110% of previous year tax relief obtained if the amount is less than 500,000 pounds, तो सारे का सारा अमाउंट आप करंट ईयर में माइनस कर लें। यानी कि जो एम्प्लॉयर है, कंपनी है, वो क्या करे, करंट ईयर की ट्रेडिंग प्रॉफिट में से सारा अमाउंट माइनस कर ले। अगर अमाउंट 500 से लेके 1 मिलियन के इन बिटवीन है तो आप उसको ओवर 2 ईयर क्या करोगे, इवनली स्प्रेड करोगे। लेट्स से 800,000 का अमाउंट है तो हर साल आप 400 एंड 400 माइनस कर लो। बिटवीन 1 मिलियन एंड 2 मिलियन है तो स्प्रेड करें उसे ओवरली 3 इयर्स। इफ इट इज मोर देन 2 मिलियन तो उसको आप स्प्रेड कर दें ओवर 4 इयर्स। मुझे नहीं लगता इस कॉन्सेप्ट पे वो कोई सवाल सेट करने वाला है, इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। मैं फिर बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर आपका एम्प्लॉयर 2 मिलियन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो भाई आप उस 2 मिलियन को एग्जाम में आपने इतना लिखना है कि जी सारे का सारा करंट ईयर में से माइनस नहीं होगा, ठीक है। आपको उसको ओवर 4 ईयर क्या करना पड़ेगा, स्प्रेड करके माइनस करना पड़ेगा। जी थोड़ा सा आगे चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। दैट इज एक्सेसिंग पेंशन। प्लीज सुनिएगा। अब बेटा हमने इस स्मॉल से टॉपिक में ये सीखना है कि बेसिकली एक इंडिविजुअल को पेंशन कब मिलेगी, रिटायरमेंट की एज है क्या यूके में, और पेंशन जब मिलती है तो उस पर किस तरह से टैक्स लगता है। यूके में पहली चीज को क्लियर कर लें, जो पेंशन की एज है 55 ईयर्स, ठीक है। 55 ईयर्स से पहले आप पेंशन का फंड नहीं ले सकते। रिपीट कर रहा हूं, यूके में जो रिटायरमेंट की एज है वो 55 ईयर्स है। 55 से पहले आप क्या नहीं करेंगे, 55 से पहले आप पेंशन फंड्स नहीं ले सकते, नंबर 1। नंबर 2, हाँ एक चीज है जो यूके की HMRC टैक्स अथॉरिटीज वाले कहते हैं कि एज 55 ईयर्स होनी चाहिए तो ही आप रिटायरमेंट का फंड ले, पेंशन फंड ले सकते हैं, उससे पहले नहीं ले सकते। लेकिन अल्लाह ना करे अगर HMRC ये कहती है किसी की डेथ 55 ईयर्स से पहले प्रूव हो जाए तो फिर उसको फंड पहले मिल सकता है। किसी को अल्लाह ना करे कोई उल्टी सीधी डिजीज हो जाए और डॉक्टर्स कह रहे हैं जी ये बंदा तो 40 में निकल जाएगा, अब यार वो तो 40 में ही निकल जाएगा, HMRC कहे ना 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 55 पे पहुंचेगा तो हम रिटायरमेंट पेंशन फंड्स देंगे। वो महाशत के 55 पे तो अगला जा ही नहीं रहा। तो इसमें HMRC कहता है नहीं यार, अगर डेथ जल्दी प्रूव हो जाए तो फिर पेंशन फंड्स जल्दी दे देंगे। ओके, बस नॉर्मली आप लोग ध्यान में रखें 55 ईयर्स कि जी रिटायरमेंट की एज यूके में 55 है। कोई 55 के बाद भी काम करना चाह रहा है, मोर देन वेलकम,
वैसे भी आपको पता है गोरे थोड़ा लंबी इनिंग खेलते हैं जी, वो जरा काम करते ही रहता है, खैर हमारे वाले भी करते ही रहते हैं माशाल्लाह काम। तो अब सीखना ये क्या, रिटायरमेंट पेंशन फंड्स मिलेंगे कैसे, पेंशन फंड्स का तरीका ये रहा। On reaching pension age, the individual may receive tax-free lump sum payment. Maximum जी 25% of lower of the value of the fund and the lifetime allowance. Lifetime allowance जो है, जो lifetime की लिमिट है, लास्ट टैक्स ईयर में भी 1,73,100 थी और अब भी सेम है। तो पेंशन फंड जो इंडिविजुअल लेगा लम्प सम टैक्स फ्री, इट इज 25% ऑफ अवेलेबल फंड्स, जो भी अवेलेबल फंड है। और सेकंड है जी लाइफ टाइम अलाउंस, लाइफ टाइम अलाउंस जो है बेटा 1,73,100 है, ठीक है जी। तो बेसिक अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार अवेलेबल फंड जो है वो 800,000, तो ऑब्वियसली 1 एंड 2 में से लोअर ऑफ क्या है 800,000, 800,000 का 25% आप लमसम लेंगे जो कि टैक्स फ्री होगा, यानी कि 200,000 आपको मिलेगा टैक्स फ्री। अब किसी के 8 लाख थे खाली फंड्स में, 25% ले लिया बेटा उन्होंने लमसम टैक्स फ्री, बचा 75%, 600,000। अब प्लीज सुनिएगा, ये 600,000 जैसे जैसे एक इंडिविजुअल विड्रॉ करवाएगा तो उस पे बेसिकली जो टैक्स के रेट लगेंगे 20, 40 एंड 45 लगेंगे, डिपेंड करता है इंडिविजुअल का टैक्स पेइंग स्टेटस। लेट से एक इंडिविजुअल रिटायरमेंट की एज पे पहुंचा और जब वो रिटायरमेंट की एज पे पहुंचता है तो उस वक्त उसके फंड से 8 लाख। HMRC ये कहती है कि जब 25% ऑफ लोअर ऑफ फंड्स अवेलेबल इन द फंड एंड लाइफ टाइम लिमिट विच इज 1,73,100 है, जो भी लोअर ऑफ है उसका 25% टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट है। लेट से इनके पास 8 लाख का फंड था, ये तो इनको मिल गया टैक्स फ्री, बचा 600,000, 75% बैलेंस। जो बैलेंस अमाउंट है वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पे इंडिविजुअल विड्रॉ करवा सकता है, लेकिन जैसे जैसे बैलेंस अमाउंट को विड्रॉ करवाया जाएगा उसमें बेसिकली इनकम टैक्स के रेट लगेंगे वो 20, 40 और 45 लगेंगे अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स टैक्स पेइंग स्टेटस। पेंशन इनकम जो 75% विड्रॉ की जाएगी उसको नॉन सेविंग इनकम लिया जाएगा और जो भी रेट होगा 20, 40, 45 अप्लाई होगा उसमें। अच्छा जी, थोड़ा और आगे चलते हैं आगे बात थोड़ी क्लियर, आई थिंक यहाँ बात आप लोगों को काफी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आप, अच्छा एक और चीज, अब सवाल है कि अगर लाइफ टाइम अलाउंस से ज्यादा हो पैसा तो उसको क्या करेंगे, प्लीज देखिएगा। जो ओवर एंड अबव लाइफ टाइम अलाउंस है, भाई किसी के फंड्स में हो सकता है कि लाइफ टाइम अलाउंस से भी ज्यादा पैसा हो, तो प्लीज सुनिएगा। लाइफ टाइम से जितना अबव पैसा पड़ा हुआ है, लेट से किसी के फंड में 1 मिलियन, 1.5 मिलियन पड़ा हुआ है, 2 मिलियन पड़े हुए हैं, तो HMRC ये कहती है कि अगर आपका पैसा लाइफ टाइम अलाउंस से ज्यादा है तो जितना ओवर एंड अबव है, अगर आप ओवर एंड अबव को यहां देखिए, इफ द फंड एक्सीड्स दिस एक्सेस इज टू बी फंड लार्जर एन्युटीज टैक्स चार्ज होगा 25%। लाइफ टाइम अलाउंस से जितना ज्यादा है उसको अगर आप लार्जर एन्युटी की फॉर्म में ले रहे हैं तो उसमें आपको 25% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और लाइफ टाइम लिमिट से जितना ज्यादा उसको अगर आप लमसम ले लेते हैं तो आपको 55% टैक्स देना पड़ेगा। व्हाट आई रियली वांट टू से, अगर आप मुझे 1 मिनट दें, लेट से एक इंडिविजुअल के रिटायरमेंट की एज में फंड में अमाउंट था 1.2 मिलियन, ठीक है, फंड में अमाउंट है 1.2 मिलियन, लाइफ टाइम अलाउंस है 1,07,3,100। सबसे पहले तो 25% लोअर ऑफ 1 एंड 2 इज एग्जेम्प्ट, इनमें से लोअर ऑफ कोर्स ये है, तो लाइफ टाइम अलाउंस का 25% हो जाएगा
टैक्स फ्री, इसका 25% लेंगे तो 268275 आएगा। लाइफ टाइम अलाउंस का जो रिमेनिंग 75% है, यानी कि 1073100 का 75% जो है दैट इज 804825। ये जो 804825 है, इसको जब विड्रॉ किया जाएगा तो इस पे रेलेवेंट टैक्स रेट 20, 40 या 45 अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल टैक्स पेइंग स्टेटस। लेकिन अब सवाल है कि सर इसके पास जो पैसे हैं वो तो लाइफ टाइम लिमिट से ज्यादा है, इसके फंड में तो पैसा 1.2 मिलियन है। अब प्लीज सुनिएगा, लाइफ टाइम से कितना ज्यादा पैसा है। अगर मैं एक्सेस अमाउंट की बात करूं, आप 1.2 मिलियन में से माइनस कर दें 1073100। लेट मी यूज अ कैलकुलेटर। 1073100 बेटा यार है 1,26,900। अगर ये बंदा कहता है मुझे ना ये 1,26,900 लमसम दे दो, अगर ये लमसम लेगा, अगर वो कहता है यार मुझे अब ये लमसम अमाउंट दे दे, बेटा अगर ये लमसम लेगा तो उसको 55% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें से हम लेस करेंगे लाइफ टाइम अलाउंस 55%। तो बेटा 1,26,900 का 55% लें, इट इज 69795। तो माइनस कर दें 126,900, 57,105। तो बेसिकली इस इंडिविजुअल को जो फिर मिलेगा ना वो 57,105 मिलेगा। लाइफ टाइम अलाउंस, लाइफ टाइम की जो लिमिट है उससे जितना ज्यादा पैसा था, अगर ये इंडिविजुअल वो पैसा लमसम लेता है तो उसको 55% टैक्स देना पड़ेगा। और ये इंडिविजुअल कहता है नहीं यार मैं बेसिकली एन्युटी की फॉर्म में लूंगा पैसे, एक्सेस अमाउंट लेट से मैं अगले 2 साल में ले लूंगा, 3 साल में ले लूंगा, 4 साल में ले लूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा प्लीज देखिएगा। जो एक्सेस अमाउंट है 1.2 मिलियन माइनस 1073100, यह आया था 1,26,900। अगर इस एक्सेस अमाउंट को बेसिकली एन्युटी की फॉर्म में लिया जाता है तो 25% टैक्स देना पड़ेगा। तो लाइफ टाइम जो अलाउंस होगा इस पूरे पे 25% होगा। इसकी मीनिंग ये है कि अगर ये शख्स स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो एक्सेस अमाउंट है 1,26,900 है, इसको ओवर 3 ईयर्स या 4 ईयर ले लेता है तो इसको टोटल टैक्स सिर्फ कितना देना पड़ेगा 31,725, और इसको जो अमाउंट मिलेगा वो 95,175 मिलेगा। तो सिंपली एक्सेस अमाउंट को अगर वो एन्युटी लमसम लेगा तो 55% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली लेता है तो उसको 25% टैक्स देना पड़ेगा। ये समझे, मैंने एक ही दफा में टैक्स कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। आई स्ट्रांगली बिलीव कि अब थोड़ा मुनासिब आपको आइडिया हो जाना चाहिए पैसे अगर फंड्स में ज्यादा हो तो क्या करता है। अब मैं चाहूंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे ATX के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 18 को पहले आराम से कौन से एक दफा पढ़ें, और देन यू शुड पॉज द वीडियो, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन अनपॉज द वीडियो। पढ़ते हैं। Ty was 64 years on August 2021, decided to take his pension benefit on that date. Okay. He had a money purchase pension funds which was valued 2.7 million. That's great. Lifetime की जो लिमिट है वो 1,73,100 है, उससे बहुत ज्यादा है। August 2021, Ty took the maximum tax free lump sum. बेटा जो maximum tax free lump sum है वो lower of 25% of funds available and lifetime allowance. टाई के केस में ऑफ कोर्स इसका जो फंड अवेलेबल है 2.7 मिलियन है, विच इज फार मोर देन द पेंशन अलाउंस लिमिट विच इज 1,73,100। तो टैक्स फ्री जो होगा ऑफ कोर्स 25% होगा लाइफ टाइम अलाउंस का।
The balance of the lifetime allowance was vested to provide pension income benefits. और बैलेंस पर स्लोली एंड ग्रेजुअली लेंगे जी. Show the tax consequences if टाई टेक्स द एक्सेस फंड एज लमसम. बेटा लाइफ टाइम अलाउंस से जितना ज्यादा है उसको अगर आप लमसम लेंगे तो आपको 55% टैक्स देना पड़ेगा. तो पहले तो पार्ट ए के लिए सॉल्व करते हैं. मैक्सिमम टैक्स फ्री जो होगा that is 25% lower of 1 and 2 कर देते. 25% lower of 1 and 2. 1 ले लेते हैं. फंड अवेलेबल विच इज 2.7 मिलियन. सेकंड लाइफ टाइम अलाउंस. तो ऑब्वियसली लाइफ टाइम अलाउंस ही लोअर है तो मैक्सिमम टैक्स फ्री जो आएगा वो 1,73,100 का 25% विच इज 2,68,275 आ जाएगा. अब बेटा बैलेंस जैसे जैसे विड्रॉ करेगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पे 75% ऑफ 1,73,100 तो उस पे इसको 20, 40 एंड 45% टैक्स देना पड़ेगा. बैलेंस जो कि 75% है इसका. अगर हम 1,73,100 का 75% ले तो we will get 8,04,825. अब बेटे जो 8,04,825 है इस पे जो टैक्स के रेट लगेंगे वो 20, 40 एंड 45 लगेंगे. तो उसको बता देंगे जी बैलेंस is subject to tax rates 20, 40 and 45. तो जैसे जैसे इंडिविजुअल बेसिकली अपनी पेंशन इनकम को विड्रॉ करवाएगा तो वैसे वैसे इस पे उस इंडिविजुअल के टैक्स पेइंग स्टेटस को देखते हुए 20, 40 या 45 लगेगा. अब मसला है कि यार ये एक्सेस अमाउंट को लमसम ले रहा है. अगर ये एक्सेस अमाउंट को लमसम लेगा तो उसको 55% चार्ज देना पड़ेगा. तो पार्ट ए में ऐसा लिखा हुआ था. चलिए excess taken as an additional lump sum. Then 55% lifetime allowance charge आया. इसका मतलब ये हुआ 2.7 मिलियन में से बेटा अगर हम माइनस कर दें लाइफ टाइम की लिमिट 1,73,100 यू नीड टू यूज योर कैलकुलेटर. तो आपके पास 1,06,26,900 आ जाएगा. इसमें बेटा आपको 55% टैक्स देना पड़ेगा. लेस कर दें 55%. प्लीज अगर आप इसका 55% लें तो यू विल बी गेटिंग 8,94,795. बड़ा कैलकुलेटर यूज कीजिएगा और बताएं जी बैलेंस इज फॉर टाइप. सो ये आता है 7,32,105.
टाई ये देख के बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो सिंपली लाइफ टाइम अलाउंस से जितना ज्यादा है आपको उस पे 55% टैक्स देना पड़ेगा अगर आप उसे लमसम लेते हैं। और अगर आप कहने नहीं यार हम उसे लार्जर एन्युटी की फॉर्म में लेंगे, लेट्स से अगले 3-4 साल में निकाल लेंगे पैसा, 5 साल में पैसा निकाल लेंगे, तो फिर जो टैक्स आएगा ना वो 25% आएगा, जो कि पार्ट बी है। टाई टेक्स द एक्सेस फंड्स टू बाय पेंशन इनकम, पेंशन इनकम की तरह लेंगे तो 25% टैक्स। The excess taken to provide पेंशन इनकम, तो बेटा जो एक्सेस है 2.7 मिलियन से, इट इज 1,26,900। इस पे जो लाइफ टाइम अलाउंस आएगा वो 25% आएगा। लाइफ टाइम अलाउंस चार्ज लें जी इसका 25%, 1,06,26,900 का 25% लें तो 4,06,725 आता है। तो जो बैलेंस आएगा जी कितना आ रहा है 1,06,000, ये आ जाएगा 1,22,0175। तो बेटा ये जो 1.1220,175 आ रहा है ये एज पेंशन इनकम मिलेगा जी टाई को, अवेलेबल टू टाई। तो टाई को जो अब मिलेगा वो बेसिकली 1,22,0175 मिलेगा। तो आपको बेटा बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर लाइफ टाइम अलाउंस से जितना ओवर एंड अबव है उसको लमसम लोगे तो आपको 55% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप लाइफ टाइम अलाउंस से जितना ज्यादा है उसे आप अगले 3-4-5 साल में विड्रॉ करवाते हैं तो उस पर आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरे लिहाज से तो आपको बात काफी हद तक क्लियर हो जानी चाहिए। जी ना, आई स्ट्रांगली बिलीव कि बहुत तमीज से आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। चलिए एक और छोटा सा एरिया डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एनआईसी, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, एनआईसी। अच्छा ये जो एनआईसी का एरिया दैट इज एग्जैक्टली सेम इन F6 एंड ATX, इसमें कोई चेंज नहीं होता। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन नाम ही देख लें क्या है, एनआईसी, इट इज द स्टेट फंडेड पेंशन फंड्स। अच्छा एनआईसी का बहुत से बच्चे ये सोचते रहते हैं, हालांकि सोचना चाहिए नहीं चाहिए, बट दे डू थिंक कि सर एनआईसी देने का क्या फायदा है। असल में यूके में एनआईसी ली जाती है उनसे जो कमाते हैं और फिर गवर्नमेंट उनको देती है जो नहीं कमाते। जी कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर एनआईसी देने का क्या फायदा है, तो बेटा इसका एक ही फायदा है, ये स्टेट फंडेड पेंशन फंड होता है। समझे उनसे पैसा लिया जाता है जो कमाते हैं, उनको दिया जाता है जो नहीं कमाते। खैर वापस आते हैं, एवरी इंडिविजुअल मेक्स कंट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा क्लास 2 क्लास 4 एनआईसी देगा, और जब जॉब की बात करते हैं तो एम्प्लॉय जो एनआईसी देता है वो क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी होती है, और एम्प्लॉयर भी एनआईसी देता है। अच्छा सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ताकि बात थोड़ी सी आपको क्लियर हो कि सर एम्प्लॉयमेंट का ई तो कुछ और है। कोई बात नहीं बेटा, एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात करें।
क्लास 1 employee NIC is paid by the employee on cash benefits. एम्प्लॉय को जो कैश बेनिफिट्स मिलते हैं, ऑब्वियसली सैलरी, बोनस, और अगर उसने अपनी गाड़ी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज की और उसको जो ऑथोराइज माइलेज अलाउंस मिला है 45 पेंस से ज्यादा मिला है, 45 पेंस से जितना ज्यादा मिला है उसको भी हम कैश बेनिफिट में लेते हैं। अब ये ऑथोराइज माइलेज अलाउंस ये सब कुछ जब आप एम्प्लॉयमेंट इनकम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लें। फिलहाल इतना याद रखें, एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 1 एम्प्लॉय NIC is paid by the employee on cash benefits. कैश बेनिफिट्स में क्या क्या आता है? सैलरी ने आना है, बोनस ने आना है, एक्सेस माइलेज अलाउंस। अगर आपको माइलेज अलाउंस मिल रहा है लेट्स से 50 पेंस, तो जो 5 पेंस आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है पर माइल उसको हम कैश बेनिफिट्स में लेंगे। अच्छा, ये क्लास 1 एम्प्लॉय NIC भी होती है और एम्प्लॉयमेंट में क्लास 1 एम्प्लॉयर NIC भी होती है। is also paid on cash benefits. आपका एम्प्लॉयर आपको जो कैश बेनिफिट्स दे रहा है उस पे आपके एम्प्लॉयर को क्लास 1 एम्प्लॉयर NIC देनी होगी, ठीक है जी। क्लास 1 एम्प्लॉयर NIC का सिर्फ एम्प्लॉयर को एक फायदा है कि उसे वो अपनी ट्रेडिंग प्रॉफिट में से माइनस कर सकता है। एम्प्लॉय जो क्लास 1 NIC देता है वो कहीं से एम्प्लॉय अपनी किसी भी इनकम में से माइनस नहीं कर सकता। एम्प्लॉयर क्लास 1 एम्प्लॉयर NIC जो देता है, एम्प्लॉयर उसे अपने ट्रेडिंग इनकम में से माइनस करता है। क्यों? वो कहता है ये मेरे बिजनेस का खर्चा है। तो फिलहाल बेटा आपने ये याद रखना है कि क्लास 1 एम्प्लॉय NIC कैश बेनिफिट पे दी जाती है, क्लास 1 एम्प्लॉयर NIC कैश बेनिफिट्स पे दी जाती है। और कैश बेनिफिट में 3 चीजें ध्यान में रखिएगा, सैलरी, बोनस, ऑथोराइज माइलेज अलाउंस जो कि 45 पेंस से ज्यादा है। देखिए नॉर्मली ऑथोराइज माइलेज अलाउंस का कॉन्सेप्ट उस वक्त आता है जब एक एम्प्लॉय अपनी कार एम्प्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करे और उसका एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स करे। बस इतना याद रखिएगा, रीइंबर्स करने वाला किया जाने वाला अमाउंट अगर 45 पेंस पर माइल से ज्यादा है तो जितना 45 से ज्यादा है वो बेसिकली किस में आएगा? कैश बेनिफिट में आएगा। बाकी जब आप इसके बाद एम्प्लॉयमेंट, अगला टॉपिक हमारा एम्प्लॉयमेंट इनकम का ही है इंशाल्लाह, तो ये खुद ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, अगली चीज एम्प्लॉयमेंट में एक और NIC होती है, क्लास 1A एम्प्लॉयर NIC, एम्प्लॉयर्स NIC is paid on नॉन कैश बेनिफिट्स। पहले क्लियर कर लें बेटा, क्लास 1A NIC सिर्फ एम्प्लॉयर पे करता है, क्लास 1A NIC सिर्फ एम्प्लॉयर पे करता है, क्लास 1A NIC सिर्फ एम्प्लॉयर पे करता है। मेरे साथ मिलके बोलो, क्लास 1A NIC सिर्फ एम्प्लॉयर पे करता है, क्लास 1A NIC सिर्फ एम्प्लॉयर पे करता है, नॉन कैश बेनिफिट्स पे जो उसने अपने एम्प्लॉइज को दिए। लाइक उसने एम्प्लॉय को कहा मैं तुझे कार दूंगा तू जॉब कर, मैं तुझे फ्यूल दूंगा तू जॉब कर, मैं तुझे घर दूंगा तू जॉब कर, मैं तुझे फ्रिज दूंगा तू जॉब कर, मैं तुझे टीवी दूंगा तू जॉब कर, मैं तेरे मेडिकल के खर्चे उठाऊंगा तू बस जॉब कर। एम्प्लॉय ने कहा ना सही ना, जॉब नहीं होती हमसे। बोला क्यों नहीं होती तेरे से जॉब, इतने बेनिफिट दे रहा हूं तुझे। बोला हमें ना अपनी नींद से बहुत प्यार है इसलिए हम जॉब नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम अपनी माँ के ना लाडले हैं, हम अपनी माँ के ना लाल हैं,
अबे ये लाल पीला हो जाएगा जॉब नहीं करेगा तो खैर वापस आते हैं बेटा। क्लास 1 एक एनआईसी कौन देता है? एम्प्लॉयर। किस पे देता है? नॉन कैश बेनिफिट्स पे। एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को घर देता है, कार देता है, मेडिकल की फैसिलिटीज देता है, वो जितने भी नॉन कैश बेनिफिट्स दे रहा है, उन तमाम नॉन कैश बेनिफिट्स में एम्प्लॉयर को क्लास 1 ए एनआईसी देनी पड़ती है। बस इतना याद रखिएगा, फॉर द एम्प्लॉयर क्लास 1 एंड क्लास 1 ए एनआईसी दे आर एक्सपेंस, डिडक्टेबल एक्सपेंस। एम्प्लॉयर इसे अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट में से क्लास 1 को भी और क्लास 1 ए को भी माइनस करता है। अभी थोड़ी देर में देखेंगे इंशाल्लाह कि इनकी लिमिट्स क्या हैं, और इनकी जो भी लिमिट्स हैं वो एग्जाम में अवेलेबल होती है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, यहाँ लिखा हो भी है क्लास 1 एंड 1 ए अलाउड एक्सपेंस फॉर ट्रेडिंग इनकम ऑफ एम्प्लॉयर अपनी ट्रेडिंग इनकम में से माइनस करता है। नॉन कैश बेनिफिट की एग्जांपल कार एकोमोडेशन, जिसपे एम्प्लॉयर को 1 ए पे करना पड़ता है। याद रखिए एम्प्लॉय सिर्फ क्लास 1 एनआईसी पे करता है कैश बेनिफिट्स में। सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा क्लास 2 भी पे करेगा, क्लास 4 भी पे करेगा। क्लास 2 एंड क्लास 4 बोथ आर एप्लीकेबल ऑन ट्रेडिंग इनकम आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेडिंग लॉसेस। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट है और कोई ट्रेडिंग लॉस भी है तो बेटा आप ट्रेडिंग प्रॉफिट में से ट्रेडिंग लॉस माइनस करेंगे, जो बचेगा उस पर क्लास 2 एंड 4 एनआईसी देनी होती है। कैसे देनी होती है? और क्लास 2 एंड 4 एनआईसी कौन देता है? सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा। यहां आइएगा ताकि बात थोड़ी सी क्लियर हो। फाइनेंस एक्ट 2021 में लिमिट्स अलग। अच्छा, ये जो लिमिट्स है बेटा सारी की सारी एग्जाम में गिवन होती है। क्लास 1 एम्प्लॉय की जो लिमिट है 1 से लेके 9568 तक 0 है, फिर 9569 से लेके 5027 तक 12% है, इससे अबव जाएंगे तो 2% है। एम्प्लॉयर की बात करेंगे तो 8840 पर ईयर, और ये एम्प्लॉयर की जब हम बात करते हैं 8840 पर ईयर, ये पर ईयर भी और पर एम्प्लॉय भी होता है। नील है 8841 से ऊपर जाएंगे तो 13.8% है। एम्प्लॉयर को 4000 का एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, ये क्या होता है अभी बताता हूँ इंशाल्लाह। क्लास 1 ए 13.8 है। तो पहले हम एक काम करते हैं, जरा क्लास 1 अप्लाई करके सीखते हैं ना, वरना बात बनेगी। मैं अगर आपसे कहता हूँ मिस्टर एक्स की सैलरी ले लेते हैं जी 70,000, और हम ले लेते हैं लेट्स से कार बेनिफिट। आगे सीखेंगे जी कार बेनिफिट वगैरह कैसे निकालते हैं, टेंशन ना ले। कार बेनिफिट 4000 है, एकोमोडेशन बेनिफिट लेट्स से इज 5000, रिक्वायर्ड है। कैलकुलेट क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी, employers NIC and class 1A employers NIC। प्लीज सुनिएगा, सबसे पहले एम्प्लॉय की बात करते हैं। क्लास 1 एम्प्लॉय NIC। बड़े एम्प्लॉय क्लास 1 NIC सिर्फ कैश बेनिफिट पे लगती है, और इस छोटे से नन्हे से सवाल में कैश बेनिफिट एक ही है 70,000 की सैलरी। इसमें अगर आप बेटा चेक करें क्लास 1 एम्प्लॉय में 9568 तक 0 है, 9568 इंटू 0 इज 0। इसके बाद 9569 से 50270 तक 12% है। 50270 में से 9568 माइनस करें, इसका ले लें 12%। 50270 में से माइनस करें 9568 और 12% ले लें, 4884। फिर बेटा 70,000 में से माइनस कर दें 50270, इसका ले लें 2%। 70,000 में से माइनस करें 50270, इसका ले लें 2%। इट इज 394.6 आ रहा है, मैं इसको 395 कर रहा हूं यार। तो ये आ जाएगा
5279। तो क्लास 1 एम्प्लॉइज एनआईसी लायबिलिटी, तो बेटा क्लास 1 जो एम्प्लॉय की एनआईसी लायबिलिटी आ रही है दैट इज 5279। क्लास 1 एम्प्लॉय की जो एनआईसी आ रही है दैट इज 5279। अब हमें क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी निकालनी है। क्लास 1 एम्प्लॉयर्स एनआईसी, क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी, बेटा क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी देखें 8840 है, जीरो, बाद में इससे जैसे ऊपर जाएंगे 13.8, 8840 इज जीरो, इससे जितना ऊपर जाएंगे 13.8%, इसका ले लें 13.8%, ये 13.8 है, 13 आपको अजीब सा लग रहा होगा, माजरत उसके लिए, तो होता है फिर ऐसा 8440, ये बेटा 13 मैं सही कर देता हूँ ना, बाद बच्चे वरना इस पे भी व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे सर ये आपने क्या लिखा था। अबे भाई होता है, इंसान है। 8440 ये हमारे पास आ गया क्लास 1 एम्प्लॉयर्स एनआईसी। अब सुनिएगा, एम्प्लॉयर को ना पूरे साल में क्लास 1 के ऊपर 4000 का एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। ये 4000 का एम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है पर एम्प्लॉय नहीं है, पर टैक्स ईयर, ये सिर्फ एम्प्लॉयर को मिलेगा और क्लास 1 पे मिलेगा। तो इससे क्या होता है प्लीज देखिएगा, यहां से लेस करते हैं एम्प्लॉयमेंट अलाउंस और 1 मिनट के लिए अज्यूम करते हैं कि जी अभी तक इन्होंने ये 4000 का एम्प्लॉयमेंट अलाउंस इस्तेमाल नहीं किया। अगर एम्प्लॉयर ने अभी तक 4000 का एम्प्लॉयमेंट अलाउंस इस्तेमाल नहीं किया, इसको मैं माइनस करूंगा, तो बेसिकली एम्प्लॉयर की जो फिर क्लास 1 एम्प्लॉयर्स एनआईसी होगी ना वो 4440 होगी। रिपीट, अगर एग्जामिनर कहता है जी 4000 का एम्प्लॉयमेंट अलाउंस इस्तेमाल हो चुका है, तो क्लास 1 एम्प्लॉयर लायबिलिटी होगी 8440। वो कहता है अभी एम्प्लॉयमेंट अलाउंस इस्तेमाल नहीं हुआ, आप एम्प्लॉयमेंट अलाउंस को माइनस करेंगे, तो अब जो बेसिकली क्लास 1 एम्प्लॉयर्स एनआईसी होगी वो 4440 होगी, और एम्प्लॉयर अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट में से जो एनआईसी माइनस करेगा वो 4440 माइनस करेगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, जब खुदा के लिए हम किट के सवाल करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस वाली चीजें ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप टेंशन ना लें। फिलहाल इतना सा पॉइंट याद रखें कि एम्प्लॉयर को क्लास 1 एनआईसी के ऊपर 4000 का एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है जो कि पर टैक्स ईयर है, पर एम्प्लॉय नहीं है। जी मेरे लिहाज से बातें काफी हद तक एनआईसी को लेके क्लियर होनी चाहिए। क्लास 1 ए तो बहुत आसान है, क्लास 1 ए एम्प्लॉयर्स एनआईसी इज वेरी इजी। सर नॉन कैश बेनिफिट पे दिया जाएगा, सर आगे हम एम्प्लॉयमेंट इनकम पढ़ेंगे, सब सीख लेंगे आप इंशाल्लाह नॉन कैश बेनिफिट कैसे निकालते हैं। नॉन कैश बेनिफिट 9000 है, आप डायरेक्टली उसको 13.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 13.8%, तो बेटा 9000 को अब 13.1242 आ जाएगा। क्लास 1 एम्प्लॉयर्स एनआईसी आ रही जी 1248, सिंपल। अब इसमें एक काम का पॉइंट और भी है, employment allowance which is given to employer is 4000 per tax year on class 1 employer NIC only on cash benefit. The employment allowance is not available to companies where director is the sole employee. अच्छा, एक ऐसा सवाल, अगर एक ऐसा सवाल आ जाए जिसमें ये कहा जाए कि पूरी कंपनी में एक ही डायरेक्टर है और वो अकेला ही एम्प्लॉई है, कोई दूसरा है ही नहीं, सर फिर 4000 का एम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। रिपीट, पूरी कंपनी में एक डायरेक्टर हो और एक ही एम्प्लॉई है बस, और कोई है ही नहीं कंपनी में, सॉरी सर फिर आपको 4000 का एम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, तफरीहें चल रही है फिर। So if in the entire organization there is one employee who is the director of that company, then 4000 employment allowance is not available.
अच्छा जी, सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा क्लास 2 और क्लास 4 एनआईसी पे करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड, हम बेसिकली सोल ट्रेडरशिप की पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। क्लास 2 एनआईसी जो दी जाती है पर वीक दी जाती है 3.05 पर वीक। सुना होगा आपने बचपन में कभी हफ्ता, ये हफ्ता है जो एचएमआरसी ले रहा है यूके वाला। तो 3.05 पर वीक। लेकिन क्लास 2 भी सिर्फ उस वक्त पे की जाएगी जब स्मॉल थ्रेशोल्ड प्रॉफिट कितना हो। अगर प्रॉफिट 6515 तक है तो ही क्लास 2 एनआईसी दी जाएगी। अगर प्रॉफिट 6515 से कम है तो फिर क्लास 2 एनआईसी भी नहीं देनी। रिपीट, क्लास 2 एनआईसी जो है वो 3.05 पर वीक है। उसके लिए भी कंडीशन है कि प्रॉफिट का अमाउंट एटलीस्ट 6515 हो। अगर प्रॉफिट का अमाउंट 6515 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब लाजमी 6515 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर प्रॉफिट का अमाउंट 6515 से ज्यादा नहीं है, इट इज एग्जैक्टली 6515 या लेस देन दैट, तो फिर आपको 3.05 पे करने की जरूरत नहीं। क्लास 2 एनआईसी पर वीक है, लेकिन उसके लिए स्मॉल थ्रेशोल्ड प्रॉफिट लिमिट क्या है, आपका जो टैक्स सजेस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट है 6515 से ज्यादा हो। क्लास 4 एनआईसी जो ऑब्वियसली ट्रेडिंग प्रॉफिट पे दी जाती है, लेकिन हम ट्रेडिंग प्रॉफिट में से अगर कोई ट्रेडिंग लॉसेस हैं तो पहले वो माइनस करते हैं। जितना ट्रेडिंग प्रॉफिट बच जाता है उसके ऊपर क्लास 4 एनआईसी लगती है। कैसे लगती है? 95,680 और फिर 9569 से यहाँ तक 9% फिर 2%। अगर आप देखें तो बिल्कुल क्लास 1 एम्प्लॉई वाले रूल्स। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट्स से हमारे पास एक टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट है 80,000 और मैं आपसे कहता हूं हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड ट्रेडिंग लॉसेस है 20,000, रिक्वायर्ड है क्लास 2 एंड 4 एनआईसी। ऑब्वियसली 80,000 में से 20 माइनस करेंगे 60,000 जो कि स्मॉल थ्रेशोल्ड से बहुत ज्यादा है, तो क्लास 2 एनआईसी कैसे आएगी? 3.05 into 52 क्योंकि पर वीक होता है ना। 158.6 आ रहा है तो मैं इसको 159 कर रहा हूं। क्लास 4 एनआईसी जो दी जाएगी, क्लास 4 एनआईसी प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इवन दो टैक्स जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट 80 है, लेकिन उसमें से 20,000 का ब्रॉड फॉर ट्रेडिंग लॉस माइनस होगा, नेट ऑफ करेंगे 60,000 आएगा। तो क्लास 4 एनआईसी 80,000 पे नहीं लगेगी बल्कि 60,000 पे लगेगी। और कैसे लगेगी? 9568 तक 0% है, 9568 तक 0% है। इसके बाद 50270 माइनस 9568 यहाँ 9% आ जाएगा। 50270 माइनस 9568 का 9%, 3663। 60,000 में से माइनस करेंगे 50270 और इसका ले लेंगे 2%। 50270 का 195 ऐड कर लेंगे, 3858 गुड हो गई। ये क्लास 4 एनआईसी लायबिलिटी आ रही है 3858। बस आपको ये लिमिट्स यूज करना आनी चाहिए और ये लिमिट्स एग्जाम में गिवन होती। तो मेरे लिहाज से जी आपको एनआईसी की लिमिट्स यूज करना बहुत तमीज से आ गई है। क्लास 1 एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, क्लास 1A, क्लास 2, क्लास 4 एनआईसी। मतलब क्लास 2 और 4 में काम की बात है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट में से अगर आपके पास कोई ब्रॉड फॉरवर्ड ट्रेडिंग लॉसेस है तो माइनस करेंगे, फिर जो नेट बचेगा उसके ऊपर आपने पे करना है। और क्लास 2 उस वक्त पे करेंगे जब प्रॉफिट का अमाउंट लॉस माइनस करने के बाद 6515 से ज्यादा हो तो क्लास 2 एनआईसी देते हैं, वरना नहीं देते। और क्लास 4 एनआईसी में भी जो टैक्स है जिससे ट्रेडिंग प्रॉफिट है उसमें से पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अगर कोई
ब्रॉट फॉरवर्ड ट्रेडिंग लॉस है तो वो माइनस करेंगे, जो बचेगा उस पर क्लास 4 एनआईसी देनी होती है और ये एनआईसी की सारी लिमिट्स वगैरह अवेलेबल होती है। सो नेक्स्ट क्लास में जी हम इंशाल्लाह एम्प्लॉयमेंट इनकम स्टार्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम।